यूपी के कई शहरों में बच्चे बुखार से तप रहे हैं। अचानक बुखार इस कदर बढ़ जाता है कि मौत का खतरा सिर पर मंडराने लगता है। सबसे बुरा हाल फिरोजाबाद जिले का है, जहां ये बुखार अब तक 50 जिंदगियों को लील चुका है। अस्पतालों में बेड भर गए हैं। माता पिता अपने बच्चों के इलाज के लिए भटक रहे हैं। परिवार वालों की परेशानी और सरकार की तमाम कोशिशों के बीच कुछ ऐसे नेता भी हैं जो मुश्किल के इस दौर में भी मानवीयता के बुनियादी उसूलों को ताक पर रख देते हैं। खत्म हो गई। ये उन माता पिता की गुहार है जिनके मासूम बच्चे फिरोजाबाद में फैले बुखार में तप रहे हैं। तेजी से फैली बीमारी कई बच्चों को अपनी चपेट में ले चुकी है और कई बच्चे इस बुखार का शिकार भी बन चुके हैं। आलम यह है कि अस्पताल के बेड भरे हुए हैं। एक एक बेड पर दो बच्चों का इलाज चल रहा है और कई परिवार तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों के इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेकिन जब मासूमों की जान बचाने के लिए परेशान माता पिता माननीय से गुहार की मदद लगाते हैं तो मदद की बजाय बीजेपी विधायक परिवार वालों को ही धमकी देते हैं। कोई नहीं सुन रहा है। 20,000 30,000 मैं कह रहा हूँ, अगर इस तरीके से तुम बात करोगे, नहीं करने दे देना, डॉक्टर करने दे देना, कुछ करें। इस तरह बात करोगे तो नुकसान। अब विधायक की धमकी सुनने वाले इस शख्स की पीड़ा भी सुन लीजिए। अस्पताल के बाहर खड़ा शख्स आखिर इतना मजबूर क्यों हो गया कि अपने बच्चे को बचाने के लिए वो विधायक के सामने हाथ जोड़ने लगा। कुंडल धर के आया अपनी बीवी के, मैं मेरे पास डरे पैसे, ठीक है 2,000 खर्चा होगा। मैंने कहा मेरा बेड का खर्चा बच जाएगा बाहर का। अगर यहाँ गवर्नमेंट की दवा तुम्हें सरकारी दवा नहीं हो तो मुझको बाहर से लिख दो तो मैं अपने बच्चे का इलाज करा लूंगा। अपने बच्चे का मेरा बाहर जाके 3,000 रुपया का बेड प्राइवेट में लगेगा तो मैं ये 3,000 रुपया से दवा लिख दो तो मैं प्राइवेट दवा ले आऊँ। बहुत परेशान हूँ, सुनने वाली नहीं हो रही है। जाते हैं तो कह रहे थे मैं 12 साल की लड़की खत्म हो गई, जब कह रहे थे करे सही हो जाए सही हो जाए, आप तो बिल्कुल नहीं सुनाई कर रहे हैं। जब आज तक संवाददाता ने बीजेपी विधायक से इस रवैये पर सवाल किया तो उनके सुर भी बदल गए। देखिए परेशानी तो इनकी जायज है क्योंकि घर में बच्चा है, तबीयत खराब है, लेकिन एकदम से अगर इस तरीके से अगर कोई बात होगी तो इलाज होने में कठिनाई होती है। तो मैं इनको धैर्य बना रहा हूँ, इलाज में कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर बच्चे की तबीयत खराब है तो तड़प रहे हैं इस वक्त। विधायक भले ही धैर्य की बात कर रहे हैं, लेकिन जिनके बच्चे बुखार में बीमार पड़े हैं वो धैर्य रखें भी तो कैसे। अचानक बुखार इस कदर बढ़ जाता है कि सांसें सदमे में आ जाती हैं। हालत यह है कि मौत तक का खतरा फौरन सिर पर मंडराने लगता है और कई परिवार के लाल इस बुखार का काल भी बन चुके हैं। माँ की दवा खिला के पता नहीं उसके हाथ पे ठंडे पड़ गए। उस रात को तो मैं सुबह हुई, फिर सुबह के बाद में मैंने कि उसको भर्ती कराएंगे, फिर अस्पताल ले गई यूनिटी में, लेकिन उसने कुछ सुनवाई नहीं हुई। पैसे तो खूब खर्च किए मैंने, 9-10 हजार रुपये लग गए थे मेरे। मैंने उधार लेके इधर उधर से मैंने दवा कराई। मैं तो गरीब हूँ, लेकिन कुछ आराम नहीं मिला मेरी बच्ची को। फिरोजाबाद में बुखार का कहर शुरू होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया, बच्चों के इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। 2 दिन बाद लापरवाही बरतने के आरोप में सीएमओ का ट्रांसफर हुआ। 3 डॉक्टर भी सस्पेंड किए गए, लेकिन प्रशासन के इस एक्शन के बावजूद जमीनी हालात क्या हैं वो देखिए। सैकड़ों बच्चों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा। निजी डॉक्टरों के भरोसे ही उनका घर पर इलाज चल रहा है। आप देखिए घर के अंदर की स्थिति क्या है। घर में बच्चे का इस वक्त इलाज चल रहा है। जब मैंने परिवार वालों से बात किया तो इनका कहना है कि अस्पताल में जगह न होने की वजह से इनको डॉक्टरों ने सलाह दी कि यहीं घर पर ही इलाज कराइए। राजीव कुमार का बेटा है और ये पिछले कई दिनों से बीमार है। इसको लगातार बुखार आ रहा है। रिपोर्ट भी डेंगू पॉजिटिव आई है और यहाँ पर इन लोगों के परिवार में घर के ही लोग
डॉक्टरों की सलाह पर घर के अंदर यहाँ इनका इलाज कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें इलाज के बजाय अधिकारियों की झिड़कियां सुननी पड़ी। बैठने वाली चेयर कुर्सी बनी हुई है पत्थर वाली, उस पे लिटा के और उस पे डिप दिया जाता है। कहते हैं हम कहाँ से जगह लाएं, आप घर ले जाइए, बच्चों को बीमार कर करके यहाँ ला रहे हो। तो हम लोग अपने आप तो कर नहीं रहे हैं बच्चों को बीमार, बच्चों को सफाई भी रख रहे हैं, सब कुछ रख रहे हैं, मजदूर आदमी है, क्या करें हम लोग। फिरोजाबाद के अलावा बुखार के मरीज आगरा, कानपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज में भी मिल रहे हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बस्ती, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर और गाजीपुर में भी बुखार फैल रहा है। इन जिलों में मिल रहे कई केस डेंगू के भी हैं। अब प्रशासन इसकी रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का सहारा ले रहा है। जन जन को जागरूक हम लोगों को करना है, उसी के लिए हम लोग आज पूरी टीम के साथ यहाँ पे हैं। कुछ मोहल्लों में मैंने सुबह, कुछ मोहल्लों में अभी हम लोगों ने इस चीज को शुरू किया है कि लोग खुद आगे बढ़ के अपने घर की गंदगी दूर करें, अपने घर में जो पानी जमा है जहाँ से मच्छर पैदा हो रहे हैं उसको दूर करें। मुख्यमंत्री ने जब दौरा किया तो उसके बाद उन्होंने आदेश दिया और उनके आदेश के बाद ये यहाँ पर आप काम देख रहे हैं, ये काम पहले होना चाहिए और शासन प्रशासन को यहाँ पर पहले से जागरूक रहना चाहिए। स्थिति जिस तरीके से खराब है, बच्चों की ज्यादा मौत इनमें से हो रही है और इस वजह से अब यहाँ साफ सफाई का काम किया जा रहा है। यूपी के कई जिलों में बुखार की जानलेवा मार काबू में नहीं आ रही। प्रशासन बचाव के इंतजामों में लगा हुआ है ताकि जल्द इस कहर पर काबू पाकर लोगों की जान बचाई जा सके। फिरोजाबाद से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। रोजगार की तलाश करने वालों के लिए अगस्त का महीना मायूसी भरा रहा है। सीएमआई के मुताबिक बीते महीने करीब 16 लाख लोगों की नौकरी गई है। इसी के साथ अगस्त में बेरोजगारी दर में भी इजाफा हुआ है। अब अगर नौकरियों में ये कमी का सिलसिला जल्द नहीं थमा तो फिर त्योहारों के मौसम का मजा किरकिरा हो सकता है। रिकवरी की रफ्तार का अलाप जपते जपते अचानक से अगस्त महीने में इकोनॉमी में हो रहे सुधार की स्पीड धीमी हो गई। इसके असर से बेरोजगारी दर में भी बढ़ोतरी हो गई। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। जुलाई में करीब 39 करोड़ 93 लाख 80 हजार लोगों के पास रोजगार था और वहीं अगस्त में ये आंकड़ा घटकर 39 करोड़ 77 लाख 80 हजार रह गया। नौकरियों के जाने की ये खबर या कहें अगस्त में बेरोजगारी दर बढ़ना पटरी पर लौटती इकोनॉमी के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। CMIE के मुताबिक अगस्त में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.32% हो गई। इसके पहले जुलाई में ये दर 9.95% थी, जून में 9.17% और मई में 11.9%, जबकि अप्रैल में 7.97% थी। बेरोजगारी दर बढ़ने के मामले में भी शहरी इलाकों में ग्रामीण इलाकों के मुकाबले ज्यादा तेजी आई है। शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर जुलाई में 8.3% से बढ़कर 9.78% रही और ग्रामीण इलाकों में 6.34% से बढ़कर 7.64% हो गई। जानकारों का मानना है कि अगस्त में आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती आने की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। जो लोगों का काम करने के लिए जो कैजुअल एटीट्यूड है वो सबसे बड़ा एक सेटबैक है, क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी कैजुअल एटीट्यूड के साथ चलते हैं तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और जो हमारी ग्रोथ आनी चाहिए एक्चुअली वो निकल कर नहीं आ पाती और वो ना निकल कर आने के कारण जो कंपनीज हैं उनको समहाउ दे हैव टू टेक सम डिसीजंस ऑन हायरिंग और फायरिंग पीपल और कहीं ना कहीं उनके चले जाने से इकोनॉमी के अंदर भी एक सप्रेशन टाइप का आता है। SMEs पर आया है जो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है एम्प्लॉयमेंट की तरफ। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में SMEs को अपनी कमर कसनी पड़ेगी यदि बेरोजगारी की जो समस्या देश के अंदर है उसको दूर करना है और सरकार को जरूर SME सेक्टर पे एक स्पेशल फोकस देना चाहिए। अगस्त में मानसून के बावजूद ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर का बढ़ना हैरान करने वाला रहा है। CMIE के मुताबिक शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। कुल नौकरियां गंवाने वालों में भी ज्यादा तादाद ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की है।
हालांकि केवल अगस्त के आंकड़ों के आधार पर बेरोजगारी में बढ़ोतरी को मान लेना जल्दबाजी हो सकती है। ऐसे में अभी फेस्टिव सीजन तक इन आंकड़ों को देखना जरूरी है, जिसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान से आ रही है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने अब पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि पंजशीर में मोर्चा संभाले अहमद मसूद ने तालिबानी दावे को झूठा करार दिया है। आपको बता दें कि पंजशीर अफगानिस्तान के उन 34 आपको बता दें जो प्रोविंस है उनमें से एक है। और ये जो इलाका है पंजशीर का, उसकी ज्योग्राफी कुछ इस तरह की है, चारों तरफ से पहाड़ियां यहां पर है। और पंजशीर को अपने कब्जे में ले पाना 20 साल पहले भी तालिबान के बूते नहीं था। लेकिन अभी अभी जो खबरें आ रही है वो अपने आप में हैरानी की खबर है। बताया ये जा रहा है कि पंजशीर को भी तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबान के खिलाफ हमारा विरोध जारी है, लेकिन साले जो कि मोर्चा संभाले हुए है वहां पर, उनका ये कहना है कि तालिबान ऐसा नहीं कर सकता है और अभी भी हम मोर्चा संभाले हुए हैं। ये झूठी खबर है, लेकिन अब पूरे अफगानिस्तान पर हमारा कब्जा है, ये तालिबान ने भी दावा किया है। अब इस खबर की सच्चाई क्या है आगे अब आपको बताएंगे, लेकिन अहमद मसूद ने तालिबानी दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। आपको बता दें कि 20 साल पहले भी जब तालिबान का कब्जा था, तभी पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बावजूद पंजशीर वो इलाका था जहां पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया था। वहां की ज्योग्राफी के हिसाब से, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है ये पूरा पहाड़ी इलाका है और कोई भी अगर बाहर से आता है तो उसके लिए यहां पर लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं। और ये ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला सालेह की ये ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिन्होंने मोर्चा संभाले हुए हैं पंजशीर में। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी तालिबान की तरफ से दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। हम आखिरी सांस तक, खून की आखिरी बूंद, आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे। सालेह ने कहा है कि संदेह नहीं कि हम मुश्किल हालात में हैं, लेकिन उसके बावजूद लड़ाई हमारी जारी है। तालिबान के खिलाफ हमारा विरोध जारी है, सालेह ने यह साफ तौर पर कहा है। और पंजशीर पर कब्जे के तालिबानी दावे के बीच अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का आज ऐलान होगा। सरकार का चेहरा लगभग साफ हो चुका है, तो आपको बताते हैं कि कौन कौन अफगानिस्तान की सरकार में अहम भूमिका में होगा। कंधार की जिन सड़कों पर तालिबान ने अपने हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया, उन्हीं सड़कों और गलियों में पैदा हुए तालिबान के दिमाग में अफगानिस्तान पर राज करने के कीड़े पहली बार कुलबुलाए थे। और अब तालिबान ने तय किया है कि वो अफगानिस्तान में सरकार चलाने के लिए उसी जननी जन्मभूमि कंधार को अपनी कर्म भूमि बनाएगा। और उस तालिबानी सरकार का सुप्रीम लीडर होगा हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा। सूत्रों के मुताबिक ईरान मॉडल के आधार पर अफगानिस्तान सरकार का सुप्रीम लीडर होगा अखुंज़ादा। अखुंज़ादा का पद सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक पद होगा। अखुंज़ादा कंधार में बैठकर अफगानिस्तान की सरकार को कंट्रोल करेगा। उसके पद का नाम रहबर होगा, यानी राह दिखाने वाला। अखुंज़ादा ही सेना, सरकार, न्याय व्यवस्था के प्रमुखों की नियुक्ति करेगा और देश के सभी राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों में उसी का फैसला अंतिम होगा। लेकिन वो कैसी राह दिखाएगा, ये तो दुनिया देख ही रही है। अब जब ये तय हो चुका है कि तालिबान की सरकार का मुखिया अखुंज़ादा ही होगा, तो जरा उसकी उन खूबियों पर गौर फरमाइए जिसकी वजह से वो सुप्रीम लीडर चुना गया है। अखुंज़ादा इस वक्त तालिबान का मुखिया है, जिसने वर्ष 2016 में तालिबान की कमान संभाली थी। उसने वर्ष 1994 में तालिबान को ज्वाइन किया था। वो तालिबान की मिलिट्री कोर्ट का हेड भी रह चुका है और तालिबान की पुरानी सरकार में सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी हेड था और साल 2005 से 2016 तक तालिबान का डिप्टी लीडर रह चुका है। तालिबान की कमान संभालने के बाद अब तक एक बार भी अखुंज़ादा को किसी ने सार्वजनिक रूप में नहीं देखा। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुए करीब 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो अखुंज़ादा खुद सामने आया,
ना ही उसकी कोई पहचान। लेकिन तालिबान सरकार का लीडर नंबर 2 अफगानिस्तान आ चुका है और वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तो अब उसकी भी मुंह दिखाई कर लीजिए। तालिबान में बरादर का कद अखुंज़ादा के बाद सबसे बड़ा है। तालिबान सरकार में वो भी अखुंज़ादा के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर बैठेगा। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला अब्दुल बरादर अफगान सरकार का नेतृत्व करेगा। उसका अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनना तय है। यानी अखुंज़ादा जो आदेश देगा उसका पालन करवाना बरादर का काम होगा। वैसे तो बरादर को अखुंज़ादा अपना ब्रदर बोलता है, लेकिन उनकी काबिलियत अलग अलग है। बरादर ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बरादर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का साला है, जिसने मुल्ला उमर के साथ मिलकर कंधार में तालिबान की स्थापना की थी। बरादर ही कतर में तालिबान का प्रमुख राजनीतिक चेहरा था और अब बरादर का चेहरा ही तालिबान सरकार का फेस बनेगा, जिसके तहत बरादर को रोज नया चैलेंज फेस करना होगा। अफगानिस्तान पर काबिज होना तो आसान बात थी, ज्यादा मुश्किल बात तो अब आएगी कि अफगानिस्तान को चलाना कैसे है। दुनिया भर से पैसे की जरूरत होगी, पैसा आएगा नहीं। खासतौर पश्चिमी देशों से तो अभी नहीं लग रहा कि कोई पैसा आएगा। जो देश इनको हथियार दे रहे थे और इनका समर्थन कर रहे थे, खासतौर पर पाकिस्तान, चीन और कुछ हद तक रूस और ईरान, अब वो क्या इनको 5, 6, 8 बिलियन डॉलर जो अफगानिस्तान की रियासत को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, वो क्या वो पैसा देंगे? जाहिर है आतंकवादी संगठन चलाने का लंबा अनुभव रखने वाले तालिबानी नेता को अब एक देश चलाना है और देश चलाने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। और विशेषज्ञों के नाम पर तालिबान के पास कौन लोग हैं, जरा ये भी गौर करिए। मुल्ला याकूब, तालिबान की नींव रखने वाले मुल्ला उमर का बेटा, जिसे सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी तय है। शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकज़ई, तालिबान राज 1.0 में डिप्टी विदेश मंत्री था, वो दोबारा इसी पद पर कंटिन्यू कर सकता है। अब्दुल हकीम हक्कानी, तालिबान राज वाले इस्लामिक एमिरेट्स में चीफ जस्टिस रह चुका है, दोबारा चीफ जस्टिस बनने की रेस में शामिल है। यानी जो अब तक तालिबान को एक आतंकवादी संगठन के रूप में चलाते थे, वही अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चलाएंगे। दुनिया देखेगी कि ये कितने दिन चला पाते हैं। तो इंतजार करिए, तालिबान के आतंकी अब राजनेता का चोला पहनकर बस तैयार है। कल यानी शनिवार को अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन का ऐलान होना तय पाया गया है। आज तक ब्यूरो। कल ही जुमे की नमाज के बाद काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन में मुल्ला बरादर के नेतृत्व में सरकार बनाने की पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन देर शाम किसी कारण की वजह से समारोह को टाल दिया गया। सरकार गठन पर तालिबान के कई गुटों में दरार की खबरें आ रही है। जानकारी के मुताबिक कंधार तालिबान और तालिबान के हक्कानी गुट के बीच रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, धार्मिक मसलों और न्याय के नियंत्रण पर मतभेद है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति भवन में तालिबान की ये वायरल तस्वीरें 15 अगस्त की हैं, जहां तालिबान कमांडर ने न सिर्फ राष्ट्रपति भवन बल्कि अलग अलग सरकारी विभागों और बिल्डिंगों पर कब्जा कर लिया है और फिर यहीं से सरकार गठन की पूरी तैयारी शुरू कर दी। नई सरकार में मुखिया बनने वाले मुल्ला अब्दुल बरादर पहली बार 17 अगस्त को कंधार पहुंचे और फिर 4 दिन के बाद 21 अगस्त को काबुल। इससे पहले मुल्ला बरादर पाकिस्तान की जेल में 8 साल सजा काटने के बाद 2018 से दोहा में तालिबान के राजनीति दफ्तर में थे। काबुल में तालिबान को सत्ता संभाले लगभग 17-18 दिन हो गए। लगभग रोज सरकार बनाने की बात तो होती है, लेकिन सरकार की वो रूपरेखा सामने नहीं आ रही है। इसकी वजह क्या है? अगर भारत में इंटेलिजेंस सूत्रों की माने तो कहा यह जा रहा है कि तालिबान में भी आंतरिक कलह है, जो अब सत्ता को लेकर खुलकर सामने आ गई है। हालांकि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा वो तालिबान के सुप्रीम कमांडर रहेंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उनके नीचे राष्ट्रपति की भूमिका में रहेंगे, लेकिन उसके बाद विवाद शुरू होता है कि आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी। मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा भी सालों तक नहीं दिखाई दिया।
जो अब तालिबान का धार्मिक गुरु है। उम्मीद थी कि शुक्रवार को जुमे की नमाज अखुंज़ादा के नेतृत्व में पढ़ी जाएगी और फिर सरकार बनाने की घोषणा होगी, लेकिन किसी कारणों से ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने अखुंज़ादा की पहली तस्वीर 30 अगस्त को जारी की थी, लेकिन ये साफ नहीं था कि कंधार में अखुंज़ादा की मुलाकात किस किस से हुई। अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार के गठन को लेकर जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक शेर अब्बास तनकजई को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। उधर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच सैनिकों और हथियारों के नियंत्रण को लेकर अनबन की खबरें हैं। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक न्याय, धार्मिक मामलों और आंतरिक सुरक्षा विभागों को लेकर दोनों में मतभेद है। असल में तालिबान को देखें तो कई धड़े मिलकर तालिबान को बनाते हैं और इसमें कंधारी तालिबान एक हिस्सा और पाकिस्तान की शह पाए हक्कानी नेटवर्क दूसरा धड़ा है, जिसमें सत्ता को, वर्चस्व को लेकर अब लड़ाई है। हालांकि दोनों ही खेमे एक साथ थे जब तक अमेरिका को पराजित करना था, जब तक अफगानिस्तान की सरकार और सेना को हराना था। लेकिन उसके बाद अब लड़ाई शुरू हो गई है कि आंतरिक सुरक्षा, रक्षा और जो जस्टिस विभाग है, जो रिलीजियस मामलों का विभाग है, वो किसके हाथ आएगा। और इसमें मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है, ऐसा सूत्रों का मानना है। नई सरकार में बाकी नेताओं की क्या भूमिका होगी, इस पर भी लगातार मंथन जारी है। देखना यह होगा कि क्या पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व मुख्य कार्यकारी डॉक्टर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को सरकार में शामिल किया जाता है या नहीं। खबर यह भी है कि तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना टॉप कमांडरों और ISI अधिकारियों को भेज रही है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये मदद पंजशीर में मुकाबला करने या काबुल में सरकार बनाने के लिए है। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक।